सभी सुनने वालों को नमस्कार। श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे क्या है आत्महत्या की प्रवृत्ति और इससे कैसे बचें। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आलोक बेंजामिन, जो मनोवैज्ञानिक हैं, परामर्शकर्ता हैं और अपना एनजीओ भी चलाते हैं। आलोक जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद तुलिका जी। आलोक जी, आत्महत्या की प्रवृत्ति क्या इन दिनों पिछला जो सेटबैक हमारे साथ रहा है कोरोना का, इस बीच बढ़ी है? जी हाँ, ग्वालियर में खासतौर पे हम बात करें तो जो औसत है आत्महत्या का वो लगभग एक व्यक्ति प्रति 24 घंटे में। लेकिन कोरोना काल खासतौर पे सेकेंड वेव के बाद हमने पाया है कि ये बढ़कर के 1.5 तक हो गया है। मतलब 45 भी हुए हैं हर महीने। तो ये काफ़ी बड़ा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमें सुनने में आया था एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जिसने अपनी नौकरी गंवा दी थी कई सालों से। ख़ासतौर पे कोरोना के समय में वो काफ़ी आर्थिक तंगी की हालत में थे, तो उन्होंने खुद जहर खाया, अपनी पत्नी को भी दिया और अपने दोनों बच्चों को भी मारने की कोशिश की। तो इस प्रकार के हालात कोरोना के बाद उत्पन्न हुए हैं। ये प्रवृत्ति की तरफ हर व्यक्ति तो अग्रसर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तरफ जाने के लिए प्रोन होते हैं, उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। तो कैसे लोग होते हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाए? और मतलब ये बहुत बड़ा विषय है बात का, लेकिन इससे शुरू करते हैं। ज़्यादा जो आत्महत्या करने वाली प्रवृत्ति जो डेटा है उसके अनुसार 15 वर्ष से 40 वर्ष तक के जो लोग हैं वो ज़्यादा आत्महत्या के लिए प्रोन होते हैं। और उसमें भी जो पुरुष हैं उनका अनुपात है 2:1, यानी कि हर एक महिला के उसमें पुरुष 2 ज़्यादा करते हैं। मतलब दोगुना है। दोगुना है। हाँ। जी हाँ, वजह कोई भी रही हो, लेकिन एक डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, एक अलगाव जो व्यक्ति महसूस करता है। मैंने देखा है कि चाहे वो वित्तीय आवश्यकता क्यों ना हो, तंगी हो, या कोई बीमारी क्यों ना हो, या कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जिससे कि वो अपने दिल की बात शेयर कर सके, तो फिर वो व्यक्ति इसकी तरफ प्रेरित होता है कि अब तो कोई नहीं है मेरे साथ, तो मैं क्यों ना अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। मतलब ये अकेलापन जो है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अकेलापन बहुत हद तक जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि उसको कोई शेयर करने के लिए ही नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं केविन हाइंस करके, किशोर अवस्था में जिन्होंने आत्महत्या करने का विचार बनाया, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट महसूस किया और उनका ब्रोकन लव अफेयर था, तो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने गोल्डन गेट ब्रिज जो सैन फ्रांसिस्को में है वहाँ पर वो गए बस लेकर के, और उन्होंने वहाँ से छलांग लगाई। जब उन्होंने छलांग लगाई तो उसी माइक्रो मिली सेकेंड में उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है, वो जीना चाहते हैं। और उनको लग रहा था कि कोई बचा ले, लेकिन अच्छा हुआ कि वहाँ के कोस्ट गार्ड ने उनकी जान बचाई। और उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि क्या होता उस किशोर के साथ कि वो ऐसा कदम ही नहीं उठाता। तो उनका ये जवाब था कि जिस वक्त मैं बस में बैठा था, काश उस वक्त कोई मेरे कंधे पर हाथ रख कर के ये कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करता। और आज वो आत्महत्या विरोध में कई सेमिनार्स लेते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वो इसके लिए काम करते हैं। जी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने ऊपर ये चीज़ महसूस की है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी तरह से इस चीज़ को, इस समस्या को समझ सकते हैं। जी हाँ, और ये भी पाया गया है कि ज़्यादातर लोग जो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो डॉक्टर से, अपने परिजनों से गुहार करते हैं कि वो उन्हें बचा लें। ये डिसीजन लेने के बाद वो चाहते हैं कि वो बच जाएं और वो जीना चाहते हैं, और उनसे गलत कार्य हो गया है। आपने बोला कि माइक्रो मिली सेकेंड्स में ही उन्हें ख्याल आया कि उन्हें जीना चाहिए, उन्हें जीने की इच्छा है। यही माइक्रो मिनी सेकेंड्स होते हैं जिसमें वो ये फैसला कर लेते हैं कि अब हमें मर जाना चाहिए। तो ये जो छोटा सा लम्हा है, इससे कैसे बचें? और ये जो छोटा सा लम्हा है, ये किस तरह से हमें प्रेरित करता है और वापस ज़िंदगी की तरफ भी और मौत की तरफ भी? एक बार की बात है, अभी एक महिला जिन्होंने ये आत्महत्या करने का विचार आया उनको, और उन्होंने अपनी जो बात मुझसे शेयर की, तो वो अपने घर पे थी और उन्होंने सब तैयारी कर ली थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। अचानक से एक स्ट्रेंजर उनके घर के पास से निकला और घंटी बजाई। तो उन्होंने कहा कौन घंटी बजा रहा है, तो वो उन्होंने खोल के देखा तो वो पता पूछ रहा था।
10 मिनट लगे उनको वो पता बताने के लिए, जी। और वो अजनबी वहाँ से चला गया। और जब वो लौट करके अपने घर के अंदर घुसी तो उनकी वो इच्छा चली गई थी, जिंदगी की तरफ वापस लौट आई वो। वापस लौट आई थी। एक स्ट्रेंजर से भी बात हो जाना एक कनेक्शन को यहाँ पर दिखा रहा है। वो क्षण तो टला ही, लेकिन कुछ बात कर लेना, एक ह्यूमन कांटेक्ट, एक मानव टच वहाँ पर, उससे भी काफ़ी असर पड़ा है। क्षण तो गया ही, लेकिन एक ह्यूमन कांटेक्ट भी रहता है। कई बार जब, जैसे मैं विधि विवादित बच्चों को भी काउंसलिंग करता हूँ संप्रेषण गृह में, तो वो सिर्फ अगर कोई दूसरे मनुष्य को देख भी लेते हैं अंदर चलते फिरते, उससे भी उनका डिप्रेशन कम हो जाता है कि कोई दिखा हमें। तो एक ह्यूमन कांटेक्ट, टच बहुत ज़रूरी है, और वो क्षण भी उस समय निकल जाता है। तो उस समय उनको ये लगता है कि ये स्थिति शायद मेरी ठीक नहीं होगी, या इस जीवन जीने से मर जाना ही बेहतर है। लेकिन फिर उस क्षण में उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता है। और सारी समस्याओं को अगर सही लोगों के पास जाएं, बातचीत करें, तो कोई सी भी समस्या हो उसका हल निकल सकता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हम में से कोई भी हो सकता है जी। बाकी जो लोग उसके आसपास हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वो कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति अकेला पड़ रहा है या अकेला रहना चाहता है? एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पड़ोस में ही एक 17 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या की। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं उसके घर गया, उनके माँ बाप से मिला, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको संदेह हुआ था कि ये ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता चला कि ऐसा कुछ ये कर सकता है। तो फिर मैंने उनको कुछ लक्षण बताए, तो उन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी सारे लक्षण उसमें पाए जा रहे थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए इस चीज़ को। तो ये लक्षण कौन से थे? ये लक्षण है जैसे कि जिन चीज़ों में व्यक्ति को रुचि रहती है वो अब रुचि ना रहना, या उनके खान पान में तब्दीली आई है। मतलब खाना यदि कोई ज़्यादा कर देता है या कम कर देता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसकी तब्दीली, सोना भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसमें भी तब्दीली आना, सोने के ड्यूरेशन में तब्दीली आ जाना। अगर कोई नशे की लत में है ऑलरेडी तो वो बढ़ जाती है। अगर उसके अंदर आत्महत्या का विचार है तो जीवन जी के क्या फ़ायदा, ऐसी बातें करना, निराशाजनक बातें करना, और तरीके ढूंढना। या कभी ये भी पाया गया है कि जैसे कोई उनकी बहुत प्रिय चीज़ है उसको दे देना। इससे कोई मतलब नहीं कि उसमें कितनी महंगी है या सस्ती है। अगर उनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ है और वो देख रहे हैं कि ये किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे लेकिन दे दिया है किसी को, डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैचमेंट, जी हाँ। और यदि किसी में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, मान लीजिए हमारे किसी मित्र में, परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ऐसे लक्षण आप नोटिस कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए? आपको उनके पास समय व्यतीत करना चाहिए, बिना जजमेंटल हुए उनसे बात करना है, उनकी सुनना है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। तो बिना किसी जजमेंट किए, बिना किसी रोका टोकी के अगर आप किसी को ध्यान से सुन ही लेंगे तो सुनना आधा काम कर देता है, आधे से ज़्यादा कर देता है। एक बार मुझे एक टेलीफोन कॉल आया कि मैं 6ठे माले पर हूँ और मैं बस कूदने ही वाली हूँ, बस मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे माता पिता से बोल दीजिएगा कि मेरे फ्यूनरल का इंतज़ाम कर लें, और आप मेरे मन को नहीं बदल सकते। तो फिर मैंने उससे यही कहा कि आप शायद पहले ही मन बदल चुकी हैं क्योंकि आपने मुझे फ़ोन किया है, क्योंकि किसी को आप शेयर करने के लिए, तो आप बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी काफ़ी आधे घंटे बातचीत की, सुना, और उसके बाद फिर वो छात्री थी यहाँ पर, अपने घर को निकल गई और वो अभी खुश हैं अपने परिवार के साथ। तो ऐसे ही हमें सुनना है, उनको कहना है कि हम उनके साथ हैं, उनको एहसास दिलाना है कि उनके साथ कोई मित्र है, कोई चिंता करता है उनकी, वी केयर। इस प्रकार का आभास अगर उनको होगा तो ये काम बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस में भी कई लोग ऐसी बातें डाल देते हैं जिससे पता चलता है कि शायद ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं या उदास हैं। सोशल मीडिया में भी आप देखते हैं, अगर आपके मित्र हैं तो आप उनसे पूछिए कि कोई बात है। शुरू में वो शायद ना बताएं, लेकिन फिर थोड़ी देर आप सुनेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल जी। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की आपने बात की है, तो यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इंटरनेट की जो लत है, लोग सोशल मीडिया में घुसे रहना चाहते हैं और अपने समाज से कट जाते हैं, रियल लोगों से कट जाते हैं, तो क्या ये भी एक सिचुएशन है जिसकी वजह से लोग अग्रसर होते हैं आत्महत्या की तरफ?
डिस्कनेक्ट होता है, जैसे हमने बात की, एक प्रकार का संकट है। सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे हैं, लोग अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि लत लगना, अभी औसतन एक किशोर या एक व्यक्ति 7 से 8 घंटा, ये औसत है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जी। अगर आप 7-8 घंटे कर लें तो ये 1/3 हो जाता है 24 घंटे का, और तो एक वास्तविक जीवन से जो आप कट जाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इनको फिर सोशलाइजिंग नहीं पता होती, बात करना नहीं पता होता, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। 10 मित्र हैं, 10 से मैंने अलग अलग बात की, और 10 को के 10 ये बोलते हैं कि हमारा कोई वास्तविक मित्र नहीं है, जबकि एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में कनेक्ट हैं, वैसे नहीं मिलते हैं। और तो ये एक कारण ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि अगर इसकी लत लग जाती है तो ये भी अकेलेपन का इससे शिकार हो जाते हैं। और फिर अकेलेपन की वजह से ही हमने चर्चा की थी शुरुआत में कि ऐसा प्रेरित करता है आत्महत्या की ओर। हिंदुस्तान का जो सामाजिक ताना बाना है, यहाँ पर रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, संबंधों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये संबंध जो है यदि सुदृढ़ होते हैं, अगर हम कहें स्मूथ होते हैं, तो क्या ये इन सब प्रवृत्तियों को रोक सकता है? डेफिनेटली ये ज़रूर रोक सकता है, क्योंकि हमने जैसे चर्चा की थी कि आत्महत्या करता ही व्यक्ति तब है जब वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर संबंध सुदृढ़ होंगे, अच्छे होंगे, तो बिल्कुल नहीं कोई ऐसा सोचेगा कि आत्महत्या की तरफ जाया जाए। उनको ये लगेगा कि हमारे साथ कोई है हमारा साथ देने के लिए। तो इस मुद्दे पर यदि सोशल काउंसलिंग की जाए, पर्सनल काउंसलिंग एक अलग चीज़ होती है, सोशल काउंसलिंग जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हो सकती है। जैसे इस समय हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, इस तरह के जागरूकता अभियानों से कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि वो अवसाद में हैं, या उदासी में है, या अकेलेपन में है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस में है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है ठीक से, उनको हेडेक्स हो रहे हैं, और उनको लगता है कि कोई और बीमारी है। तो अगर इन चिन्हों के बारे में जो आज सुना है उन्होंने, तो उनको शायद सुनने के बाद ये पता चलेगा कि मैं डिप्रेशन में भी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो जागरूकता अभियान में ये पता चलता है, और उसके बाद फिर वो हो सकता है कि इसी से परामर्श लेने की वो सोचे। क्योंकि अभी तक ये माना जाता रहा है कि जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है वो सिर्फ पागलों के लिए होती है, लेकिन हकीकत ये है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए ही है एक्चुअली। जो सिजोफ्रेनिक होते हैं उनको तो मेडिकेशंस वगैरह लगते हैं। जागरूकता से ये फ़ायदा है, और हमने सड़क पे भी इसकी कैंपेन पिछले समय में की थी। काफ़ी लोग थे, किशोर थे और मिडिल एज थे, जो सड़क पर ही हम रुक करके हमसे उन्होंने अपने बातें दिल की शेयर करी, अपने घर के परिवार के बारे में बताया। तो लोग बात करना चाहते हैं, तो हम जब जागरूकता अभियान चलाते हैं तो लोग आगे आते हैं, वो शेयर करना चाहते हैं। मतलब यदि आपको ज़रा सा भी लगता है कि आप उदासी की तरफ बढ़ रहे हैं, अवसाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को सरेंडर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो आपकी समस्याओं को सुन सके और आपको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर सके। वो दोस्त भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। जी हाँ। हमारे समाज में डिप्रेशन को लेकर के काउंसलिंग कराने के लिए लोगों को जाना अच्छा नहीं लगता, या वो ये स्वीकार नहीं कर पाते कि हम डिप्रेशन में हैं। तो ये स्वीकार करने के लिए कुछ व्यवस्था बन सकती है क्या? अगर आप चिन्हों को देखेंगे तो आप कर पाएंगे कि हाँ, ये चिन्ह मेरे अंदर पाए जाते हैं। और जो डिप्रेशन है, आपको कई और गतिविधियाँ, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, आपकी सृजनात्मक क्षमता को कम करता है। तो वो आप देखेंगे तो आप कोई नहीं चाहेगा कि उसकी सृजन शक्ति कम हो। तो उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं वो हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ये सिर्फ उनके बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट रहता है। WHO के अनुसार सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग भारत में रहते हैं, ऐसा उनका हम वेबसाइट में देख सकते हैं। कभी कभी हम में से हर एक ने ये महसूस किया होगा कि काश कोई हमारी बात सुन ले। मुझे लगता है कि कोई गाड़ी लेके बाहर निकला होगा ड्राइव करते हुए, और ये सोचा होगा कि मैं किसके पास जाऊं। शायद कभी कोई नहीं मिला तो वापस 1 घंटा ड्राइव करके वापस आ गए होंगे। हाँ। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनको ज़रूर हेल्प लेना चाहिए, अपनी बात शेयर करना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहिए।
आपसे जितनी भी बात हुई उसमें हमने देखा कि जब भी कोई अवसाद में होता है तो आत्महत्या की प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होने से पहले उसके अंदर कुछ शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने बताया कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सर दर्द होने लगता है, उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को पहचाने और समय रहते अपने आप को ज़िंदगी की तरफ मोड़े, मौत की तरफ नहीं। जी, यही हमारी पूरी बातचीत का सार था। आलोक जी, आज के दिन आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी और मेरे ख्याल से हम में से बहुत से सामान्य व्यक्ति जो अवसाद की तरफ जा रहे होंगे उन्हें थोड़ा हल तो अपनी समस्याओं का मिला ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। नमस्कार। नमस्कार।